हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुपम श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मगर मॉनेटरी पॉलिसी समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में हम सबसे पहले मनी की डिमांड, मनी सप्लाई और मनी क्रिएशन के बारे में समझेंगे। हम इन तीनों टर्म के बारे में जानेंगे कि इनसे हमारा तात्पर्य क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, है ना, और इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तभी जाके हम मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहली चीज कि डिमांड ऑफ द मनी। डिमांड का मतलब है कि हमें पैसा की जरूरत क्यों होती है। वाई डू वी नीड मनी, है कि हमें पैसे की जरूरत क्यों है। तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड किन्स। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति को पैसे की जरूरत क्यों होती है। तो उन्होंने मेनली तीन मोटिव बताए हैं। तीन मकसद के कारण कोई भी व्यक्ति अपने पास पैसे रखता है। ठीक है, व्हाट आर दीज थ्री मोटिव्स? तो पहला है ट्रांजैक्शन, सेकंड इज प्रिकॉशनरी एंड द थर्ड इज स्पेकुलेटिव। तो तीन मेजर मोटिव होते हैं जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अपने पास पैसा रखता है। ठीक है, तो अब एक एक करके तीनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव से उनका क्या मतलब था? तो उन्होंने ये कहा कि हमें डेली कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, आपको चाय पीना है, आप चाय की आदत है आपको, तो चाय पीना है। चाय कैसे बनेगी? उसके लिए दूध चाहिए। तो दूध वाला आपको कब दूध देगा? जब आप उसे पैसे देंगे, है ना। इसी तरीके से आपको ट्रेवल करना है, आपको अपनी कोचिंग तक जाना है, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। इसी तरीके से आपको किसी के साथ घूमने जाना है, आपको मूवी देखने जाना है, इन सारे ही चीजों के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। और इसी को उन्होंने कहा है ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, तो यहां मैंने बताया हुआ है कि फॉर बाइंग द डेली मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट, है ना। तो ऐसी बहुत प्रकार की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, इन सभी के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और उसी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव, है ना। कोई व्यक्ति अपने पास पैसा प्रिकॉशन के चलते भी रखता है। अब ये प्रिकॉशन मतलब, तो प्रिकॉशन मतलब उन्होंने बताया कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार भी तो पड़ सकता है। अगर वो सारे के सारे पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दे, अगर उसने, मान लेते हैं कि उसकी सैलरी है 40,000 और उसने 40,000 का कोई सामान ले लिया, ठीक है, मगर इस महीने में बीच में वो बीमार पड़ गया और उसकी सैलरी आने वाली है इस मंथ के आखिरी में, तो क्या होगा फिर? तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाएगा क्योंकि डॉक्टर उससे फीस मांगेगा ट्रांजैक्शन पर्पस के चलते, और जो ये व्यक्ति चुका नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, है ना। हम लोग फ्यूचर का प्लान करके चलते हैं। हम लोगों ने अपने मम्मी पापा को देखा होगा कि वो प्रिकॉशन प्रिकॉशन के तौर पे बहुत सारा पैसा सेव करते हैं। जैसे कि हमारे बच्चों को आगे पढ़ाना पढ़ाना भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। उन्हें उन्हें बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए चाहिए। रहना खाना आगे चल के महंगा होता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रिकॉशनरी मोटिव के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्पेकुलेटिव मोटिव। तो स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब है कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपने पास पैसा इसलिए भी रखता है कि ये मेरा पैसा बढ़ सकता है आगे जाके। जैसे हम लोगों ने देखा था हेरा फेरी मूवी में कि 7 दिन में पैसे डबल, है ना। उसी तरीके से लोगों को लगता है कि मान लेते हैं अभी आगे चल के शेयर बाजार, आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में लोग इन्वेस्ट करते हैं, है ना, इसी पर्पज से कि उनका पैसा आगे चल के बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो चीज है ये कहलाती है स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है ना, शेयर बाजार। इसी तरीके से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं कि गोल्ड में अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड का रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो आगे जाके हमें प्रॉफिट होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, तो ये चीज जॉन मेनार्ड केनेंस ने बताई थी, है ना। टीपीएस, हम लोग टीपीएस करके याद रखेंगे, ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। दीज आर द थ्री मोटिव फॉर विच
वी कीप द मनी इन अवर हैंड, ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसको कहा जाता है डिमांड ऑफ द मनी, कि हमें पैसे की जरूरत क्यों है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अब ये पैसा हमारे पास आता तो आता कैसे है ना? तो मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ द मनी कैसे होता है, हमारे पास ये पैसा आता कैसे है? तो देखिए, आप लोग को मान लेते हैं फीस देनी है अपने कॉलेज की या अपने कोचिंग की, कहीं की भी फीस देनी है, ठीक है? तो या तो आप कैश के फॉर्म में दे देते हो, है ना, मतलब कि आपके वॉलेट में कैश जो रखा हुआ है, या आप कोई भी मीडियम यूज करके बैंक मनी के माध्यम से आप उसे पेमेंट कर देते हो, है ना, मतलब आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी अन्य साधन के माध्यम से आप पेमेंट कर देते हो। तो इसका क्या मतलब है, मेनली देखिए कि पैसा दो जगह है, एक तो आपके वॉलेट में इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश मतलब कि करेंसी, है ना, और दूसरा चीज आपके पास बैंक में रखा हुआ है पैसा, ठीक है, बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा। अब ये जो बैंक अकाउंट में पैसा होता है, ये दो तरीके का हो सकता है ना। एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जब भी आपको डिमांड होगी, आप उस पैसों को विड्रॉ कर सकते हो, है ना, बैंक आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं इंपोज करेगा। वहीं जो टाइम डिपॉजिट होते हैं, टाइम डिपॉजिट का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल है एफडी आरडी। एफडी को आप, जैसे आपने 5 साल की एफडी ली, तो 5 साल से पहले नहीं विड्रॉ कर सकते, है ना, अगर आप करोगे तो आपके ऊपर कुछ पेनाल्टीज वगैरह लगेंगी, ठीक है, इज इट क्लियर? तो एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, दूसरे होते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और अपना टाइम डिपॉजिट में आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो पैसा दोनों जगह पे आप रख सकते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास जनरली क्या होता है, उनके पास डिमांड डिमांड डिपॉजिट होता है, मतलब कि उनके पास सेविंग अकाउंट होगा, है ना, या करंट अकाउंट होगा, ठीक है। मगर आप अपने मम्मी पापा को या बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा है, तो उन लोग क्या करते हैं, उसे टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। और हमारे इंडिया में अगर इन दोनों को कंपेयर करें कि ज्यादा पैसा किसमें स्टोर्ड है, तो दैट इज इन टाइम डिपॉजिट, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप ज्यादा समय के लिए पैसा डालते हैं तो एफडी आरडी में आपको ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं टाइम डिपॉजिट में पैसा रखना। मगर एज ए स्टूडेंट हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ डिमांड डिपॉजिट है। मगर मैं अभी यहाँ पे ये बता रहा हूं कि बैंक में पैसा दो तरीके से रख सकते हो आप, एक डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में और दूसरा है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे मनी सप्लाई। सप्लाई, आपने, आपको ट्रांजैक्शन करना था, आपको अपने कोचिंग की फीस देनी थी, तो आपके पास पैसा कहाँ है? आपके पास पैसा एक तो आपकी जेब में है, आपकी जो वॉलेट है उसमें रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और दूसरा है आपके बैंक अकाउंट में जो आपके पिताजी ने डलवाया हुआ है ना। तो इन दो तरीके से, तो ये है आपकी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ये चीज होती है ना। तो मनी सप्लाई और डिमांड के बीच एक इक्विलिब्रियम बन जाता है ना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, अगर आप समझिए, अब मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं एक सप्लाई और डिमांड के बीच एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि आपकी इतनी डिमांड है ना, आपकी मान लेते हैं कहीं जॉब लगी, आपको 30,000 की सैलरी मिल रही है, और उस हिसाब से आपने अपना जितने भी खर्चे वगैरह हैं सब उसके हिसाब से प्लान कर रखे हैं, ठीक है। अब सपोज हाइपोथेटिकली क्या हो रहा है, चलिए दिवाली आई है, दिवाली में आपकी कंपनी ने बोनस दिया, 1-1 लाख रुपए सारे एम्प्लॉयज को डिक्लेयर किया, ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ, आपके पास 1,30,000 इस महीने आए हैं, मतलब कि आपके पास जो सप्लाई है, पैसे की सप्लाई, वो बढ़ चुकी है ना। तो पहले जो आप खर्च कर रहे थे, अब क्योंकि आपके हाथ में पैसा है, आपकी टेंडेंसी ये होगी कि आप उससे ज्यादा खर्च करने लगेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, मगर बहुत समय से आपकी वाइफ बोल रही थी कि मुझे एक डायमंड ज्वेलरी चाहिए, है ना, या गोल्ड ज्वेलरी चाहिए। आपके बच्चे बोल रहे थे कि मुझे पापा नई 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 बाइक चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आप उसको रेजिस्ट करते थे कि आप उनके डिमांड को नकार देते थे कि नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। मगर जब आपके पास ये पैसे हैं,
आपके बैंक अकाउंट में, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे चलो यार ले लो, ले लो, है ना? तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी तो इसके चलते आपकी जो टेंडेंसी टू बाई मोर थिंग्स वो बढ़ जाएगी, आप और ज्यादा चीजें खरीदोगे, और जब आप और ज्यादा चीजें खरीदोगे तो क्या होगा? अगर मार्केट में उस चीज की सप्लाई, जो चीज है उस चीज की सप्लाई उतनी की उतनी ही है, तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं बाजार में 1 किलो ओनियन है और अभी उसके दाम है 100 रुपए। अब क्या हुआ? अभी तक आप 1 किलो ही लाते थे, मगर अब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपने बोला कि एक साथ यार कौन इतनी रोज आए जाएगा, इससे अच्छा मैं एक ही बार में सारा ओनियन ले जाता हूं। आपने बोला भाई उसको 5 किलो मेरे को दे दो, है ना? उसके पास 5 किलो ही ओनियन है, मगर उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति भी आ गया, ठीक है, वो भी बोल रहा है। अब वो क्या करेगा? अब अगर दुकानदार ने आपसे वादा कर दिया है ना, 100 रुपीज में, तो दूसरा वाला बंदा क्या बोलेगा कि भाई मैं 110 रुपए दे रहा हूं, तू मेरे को 5 किलो दे दे, है ना? और आप बोलोगे ऐसे कैसे भाई, मैं 120 दे रहा हूं, मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है? मतलब कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो उस चीज का आप रेट बढ़वा दोगे, है ना? इसी चीज को, किसी भी चीज के दाम बढ़ जाने को इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बस अभी हमें ये समझना है कि मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है, अगर आपके हाथों में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो उसके चलते क्या हो सकता है। हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का चैप्टर बाद में देखेंगे, मगर अभी बस ये समझना है ना? इसका रिवर्स भी हो सकता है कि मान लीजिए, समझिए, है ना, कि आपकी सप्लाई कम हो जाए, आपका बोनस तो है नहीं, इस महीने की सैलरी और नहीं आई, कंपनी को लॉस हो गया है ना, और आपकी सैलरी नहीं आई है इस महीने। इस कंडीशन में क्या होगा? तो आप क्या है, आपके पास जो भी सेविंग है, आपको डर लगेगा कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, तो आप क्या करोगे? अभी तक जितना खर्च कर रहे थे उससे अपने खर्चों को थोड़ा लिमिट करने की कोशिश करोगे, कि अभी आप डेली डेली आप मान लेते हैं कि जो सब्जी खा रहे थे, है ना, तो आपको 250 ग्राम लगती थी, तो आप उसे कम कर दोगे, ठीक है ना, कि मैं 150 ग्राम ही खा लूंगा, भाई थोड़े पैसे इस महीने बचा लेता हूं, अगले महीने फिर सैलरी आएगी, फिर देखा जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही जब आपके पास आपकी मनी सप्लाई आपके पास कम हो गई है, तो किसी भी चीज के, है ना, आप क्या करोगे? टेंड टू डिले द परचेज, है ना? आप उस चीज को, है ना, या आपने प्लान कर रखा था कि मैं नेक्स्ट महीने बाइक लूंगा, अब क्या हुआ? एकदम से उस महीने आपकी सैलरी नहीं आई, कुछ अनहैपनिंग हो गई, है ना, तो आप क्या करोगे? उसे डीले कर दोगे कि हाँ यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, चलो अब नेक्स्ट महीने इसको प्लान कर लेंगे, ठीक है? तो इसे कहा जाता है उस चीज में, अब जब वो चीज बिकेगी नहीं, जो बाइक है वो बिकेगी नहीं, तो जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा? उसके दाम घटाएगा, या कुछ लोग को वहां से जॉब से निकाल देगा अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, तो उसको कहेंगे डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमें बाद में समझना है, मगर हमें सिर्फ अभी ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मनी सप्लाई बढ़ने या घटने से क्या होता है। तो इज इट क्लियर? अगर आपके हाथ में मनी बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई ज्यादा, तो इन्फ्लेशन आ सकता है, और अगर आपके पास मनी सप्लाई घट रहा है तो उसके चलते डिफ्लेशन आएगा। अब एक चीज समझिएगा, आरबीआई जो है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, उसको एक मैंडेट दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा कि आपको जो इन्फ्लेशन है उसको 2 से 6% के बीच मेंटेन करके रखना है ना? 2 से 6 के बीच नहीं, 2 से 6 के बीच ही रहना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन अच्छा होता है, इसलिए 2% तक इन्फ्लेशन चलता है, ठीक है? अब ठीक है, तो इज इट क्लियर? तो मतलब कि इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच मेंटेन करना है, तो अब ये होगा कैसे, है ना? आरबीआई कैसे करेगी? तो सबसे पहले तो उसे मनी सप्लाई को नापना पड़ेगा कि मनी सप्लाई कितनी है बाजार में, है ना? तभी तो वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि हमने देखा है मनी सप्लाई से ही सारा खेल जुड़ा हुआ है। अगर मनी सप्लाई कंट्रोल में है तो आपकी जो बाइंग टेंडेंसी है उसको कंट्रोल कर सकती है आरबीआई, ठीक है? तो सबसे पहले हमें नापना पड़ेगा, तो इसके वेरियस टूल्स हैं, है ना, वेरियस इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग मेजर कर सकते हैं कितना मार्केट में मनी सप्लाई है, ठीक है? उसमें सबसे पहले आता है M1, है ना? M1 को क्या कहते हैं? अब M1 क्या है? जो भी आपके वॉलेट में पैसा पैसा है ना, पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके वॉलेट में जितना पैसा है, मतलब कि करेंसी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, मतलब कॉइन और रुपए के फॉर्म में, और दूसरा आपका जो बैंक अकाउंट है ना, उसका डिमांड डिपॉजिट,
डिमांड डिपॉजिट हम लोग ने क्या देखा था, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, याद है ना? ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं M1। इसी तरीके से M2 हो सकता है। अब M2 में बस देखिए क्या डिफरेंस है, इसमें बस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस और जुड़ जाता है। क्या है, हमारे देश में जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी बैंक, आप एक अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट, और उसमें आप पैसा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पोस्ट ऑफिस भी ये फैसिलिटी प्रदान करता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो पहुंच है वो गांव गांव तक है, अच्छी खासी पहुंच है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग का सेविंग अकाउंट होता है ना? तो अगर हम उसको भी ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा M2। अब ये M1 और M2 को हम लोग नैरो मनी कहते हैं, है ना? मतलब जिसमें भी हम लोग डिमांड डिपॉजिट को ऐड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज नैरो मनी। और जो अपना ब्रॉड मनी है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, मतलब और ज्यादा कुछ होगा, तो इसमें टाइम डिपॉजिट और जुड़ जाता है। ठीक है, तो M3 में क्या होता है, जो भी बैंक में आपने टाइम डिपॉजिट करवा रखा है, मतलब कि आपने FD RD ले रखी है, उसमें जितना भी पैसा है पूरे इंडिया के कस्टमर्स का, उसको जोड़ दिया जाएगा। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें जितना भी भारतीय लोगों का पैसा हुआ है उसको जोड़ दिया जाएगा। तो दैट विल बी नोन एज M3। और M4 क्या हो जाएगा, तो इसमें पोस्ट ऑफिस में भी जो टाइम डिपॉजिट है उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो इज इट क्लियर? हमने 4 इंडिकेटर देखे हैं, M1, M2, M3, M4, है ना? ठीक है, अब M3 समझिए। यहां से अब हमें अब देखना है M3। तो क्या होता है, आरबीआई हम जानते हैं कि आरबीआई इज रेगुलेटर ऑफ बैंक, है ना? वो बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है, तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस से उसको ज्यादा मतलब नहीं है। इसलिए वो जो मनी सप्लाई नापता है ना, उसके लिए वो M3 को यूज करता है ना? उसको अगर बाजार में नापना है कि मनी सप्लाई कितना है, तो उसके लिए जो वो यूज करता है इंडिकेटर, उसको हम लोग कहते हैं M3, है ना? ठीक है, इसीलिए देखिए M3 को और क्या कहा जाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स या एग्रीगेट मनी सप्लाई। इज इट क्लियर? ठीक है, अब M3 को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, है ना? आप फॉर्मूला याद करिए, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, करेंसी विद द पब्लिक, है ना? करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट। तो जो करेंसी विद द पब्लिक थी प्लस जो डिमांड डिपॉजिट था, उसी को तो हम M1 कहते थे, याद है? तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक के माध्यम से भी तो अपन M3 निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आरबीआई नापता है M3। मगर मुझे ये बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन, कि आरबीआई को चलिए ये तो पता चल सकता है कि सारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें कितना पैसा स्टोर है, लोगों ने कितना करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पैसा रख रखा है या FD RD में पैसा रख रखा है, वो तो उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मगर उन्हें ये कैसा पता चले कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है, या पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनके बैंक अकाउंट में, उनके वॉलेट में कितना पैसा है? क्योंकि हमारे देश में एक प्रॉब्लम और समझिए, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है कि नहीं, है ना? तो आधा से ज्यादा पैसा तो पता ही नहीं चलता, तो कैसे फिर आरबीआई M3 को नाप सकती है ना? तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो M3 कभी भी सही नहीं आएगा। तो आरबीआई जो है वो M3 इस तरीके से नहीं निकालती, है ना? इस तरीके से वो मनी सप्लाई नहीं नापेगी। ठीक है, वो कोई और तरीका यूज करती है। तो वो कौन सा तरीका है, अब हम समझते हैं कि वो कौन सा तरीका यूज करती है। तो देखिए, पहली चीज समझिए, अब आपके पास मैंने बोला कि आपके वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं, साथ में क्या है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, मगर ये पैसा भी तो कहीं से आया होगा। ये पैसा कहां से आया, है ना? तो ये पैसा तो आरबीआई ने छापा है, आरबीआई प्रिंट कर दी है ये मनी, है ना? ठीक है, तो ये जो मनी क्रिएट हुई है, ये जो मनी जो बनी है ना, उसको हम लोग कहते हैं M0, या रिजर्व मनी, रिजर्व बैंक छाप रहा है रिजर्व मनी, या गवर्नमेंट की मनी, या हाई पावर्ड मनी, है ना? जो मनी क्रिएट किया गया, 100 रुपए की नोट छपी जो है, दैट इज नोन एज M0। मनी जो क्रिएट किया गया कौन करता है, वो आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट इशू करेगा, है ना? और किसी को हमारे देश में नोट छापने की अनुमति नहीं है, अगर वो छापेगा तो उसे जेल के पीछे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये M0 क्योंकि अब आरबीआई ही क्रिएट कर रहा है मनी, तो आरबीआई को ये तो पता होगा ना कि भाई मैंने कितने पैसे छापे, है ना? तो उसके माध्यम से वो M0 जान जाता है। ठीक है, मगर एक चीज यहां समझिएगा, M0
अब वो आरबीआई को ऐसी मैंडेट नहीं है कि वो कितना भी पैसा छापता रहे, है ना, बस उसने प्रिंटिंग प्रेस में लगा के सो गया, और ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना पड़ेगा, देखिए, जो करेंसी प्रिंट हो रही है दैट इज अ लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, मतलब वो आरबीआई को चुकानी पड़ेगी वापस, है ना, लाइबिलिटी का मतलब है वो चीजें रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसके पास भी वो करेंसी नोट होगा, अगर वो आरबीआई के पास जाता है, मान लीजिए आपके पास 2000 का नोट है, ठीक है, उसमें देखेंगे आप लिखा रहता है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका क्या मतलब है कि ये आरबीआई की लाइबिलिटी है। अगर आप यही नोट लेके बैंक के पास जाएंगे या आरबीआई के पास जाएंगे तो आरबीआई को उसके बदले में आपको हजार हजार के 2 नोट या 500 के 4 नोट ऐसे देना पड़ेगा, है ना, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो क्या होता है, ये क्योंकि लाइबिलिटी है तो आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट कुछ भी अपने मन से नहीं छाप सकता। उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि जितना भी आपका आप इशू कर रहे हैं, जितना भी आप नई करेंसी इशू करेंगे उसके हिसाब से आपको एसेट भी मेंटेन करने पड़ेंगे, है ना, मतलब उतना ही आरबीआई के पास एसेट होना चाहिए। तो आरबीआई के एसेट में देखिए क्या क्या आ जाता है ना, तो आ जाता है रुपए कॉइन्स। कॉइन्स जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है, ना कि आरबीआई। जो नोट है वो क्या है, वो आरबीआई छापता है, मगर जो कॉइन्स होते हैं ये सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंडर होता है, मगर आरबीआई इसको सर्कुलेट कराता है, गवर्नमेंट के लिए सर्कुलेट कराता है। जो नहीं सर्कुलेट होते वो आरबीआई अपने पास रख लेता है। इसी तरीके से गोल्ड कॉइन, है ना, अगर वो 100 रुपए का उसने नोट इशू किया है तो उतने ही डिनोमिनेशन तक के उसको गोल्ड कॉइन अपने पास रखने हैं, या गोल्ड बुलियन रख सकता है, या वो फॉरेन सिक्योरिटी, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का मतलब कुछ नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब है एक पेपर जिसमें लिखा हुआ है कि इतने समय के बाद वो पैसे आपको इस इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा जाएंगे, ठीक है। तो ये सब उसको एसेट मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो M0 इशू कर सकता है। M0 मतलब क्या, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, तभी वो इशू कर पाएगा। इज इट क्लियर, आप समझ रहे हैं ना। हम लोग को क्या है, हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमें M3 चाहिए, मनी सप्लाई निकालना है, आरबीआई को मनी सप्लाई निकालना है, तभी तो वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से लड़ पाएगी। अब उसके लिए वो डायरेक्टली M3 का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था उसका नहीं यूज कर सकती, ठीक है, मगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आरबीआई को M0 के बारे में पता होता है। M0 मतलब जो मनी क्रिएट किया गया है, जो 100 रुपए का नोट बनाया गया है, ठीक है, मगर इससे भी कैसे हमें M3 पता चलेगा, तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट चीज जो आती है मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, M3 अपॉन M0, मतलब ब्रॉड मनी अपॉन जो मनी क्रिएटेड या रिजर्व मनी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ देखिए, अगर हम M3 निकालना है तो अगर हम मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाई M0 कर दें तो क्या हमें M3 नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हमें M0 तो पता ही है आरबीआई को, अगर आरबीआई को मनी मल्टीप्लायर पता चल जाए तो वो M3 की वैल्यू पा सकती है, मतलब मनी सप्लाई उसे पता चल जाएगा मार्केट में कितनी है, और उसके हिसाब से तब वो जाके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी, इजंट इट। तो मनी मल्टीप्लायर, अब ये मनी मल्टीप्लायर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो मनी मल्टीप्लायर होता है ना, मनी मल्टीप्लायर जो है आपके देश में कितनी बैंकिंग हैबिट कितनी है उस पे डिपेंड करता है आपका मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, गांव, हमारे जो गांव एरियाज हैं उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी को पैसे की जरूरत है, तो वहां पे बैंक है नहीं या बैंक उसे पैसे देंगे नहीं, ठीक है, तो वो क्या करता है, लोकल वहां के जो मनी लेंडर्स हैं, जैसे वहां पे जो बनिया है या श्रॉफ है, उनके पास जाता है और उनसे वो मनी लेके आता है ना, मतलब उसके पास बैंकिंग एक्सेस है नहीं, ठीक है। और अगर बैंक मान लेते हैं वो बैंक के पास नहीं जा रहा है, तो बैंक के पास जब कस्टमर कम आएंगे तो पैसा घूमेगा नहीं, इधर से उधर, ठीक है। तो जो ये पैसा घूमता है ना एक हाथ से दूसरे हाथ, उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मतलब कि अगर आपने मान लेते हैं आपकी जो सैलरी आ रही है, 100 रुपए की सैलरी आ रही है, आपने उसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, अब क्या होगा, यही जो 100 रुपए बैंक में गए हैं वो क्या है, अब बैंक किसी और को लोन के फॉर्म में घुमाएगा, क्योंकि यही बैंक का काम है, वो किसी और को लोन के फॉर्म में वो पैसा देगा। 100 रुपए मान लेते हैं मुकेश अंबानी लेने आए, ठीक है, उन्होंने उसको 100 रुपए दिया मुकेश अंबानी को, है ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, ठीक है। फिर ये
100 रुपए जो उन्होंने लिया वो अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, ठीक है, 100 रुपए, फिर वो 100 रुपए और कोई लेने आएगा, तो ऐसे पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ चलता है, एक हाथ से दूसरे हाथ आता जाता रहता है, तो मनी मल्टीप्लाई होता है। जितना अगर 100 रुपए की नोट अगर आरबीआई छाप रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सिर्फ 100 ही रुपए घूम रहे हैं, है ना, उससे बहुत ही ज्यादा घूमता है, उसे हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो जितनी ज्यादा आपके देश में बैंकिंग हैबिट होगी उतने ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा, और अगर आपने मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लिया तो उससे अगर आरबीआई M0 को मल्टीप्लाई कर देगी तो हमें M3 मिल जाएगा, और जैसे ही हमें M3 मिल जाएगा, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल यूज करेंगे, और उसके माध्यम से हम जो भी इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो हम मनी सप्लाई को कम करवा देंगे, और अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करवा देंगे, और इसके माध्यम से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से टूल आरबीआई यूज करती है ना, और उसमें क्या रेट चल रहा है, ये दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।